सभी को प्यार भरा नमस्कार। सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और पंचायती राज जो अधिनियम है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, महात्मा गांधी का सपना था और महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है और गाँवों का विकास करना बहुत आवश्यक है। इसी बात को लेकर संविधान सभा में दो गुट थे। एक महात्मा गांधी के गुट के लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमनारायण गांधी। ये लोग कहते थे कि पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। दूसरा जो गुट था, अम्बेडकर गुट, उन्होंने हालांकि पंचायतों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए और इसको नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में रखा उस समय, क्योंकि ये अम्बेडकर का कहना था कि भारत में जो लोकतंत्र है वो अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा कि स्थानीय क्षेत्र पर जो सामंत है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, इसलिए लोकतंत्र परिपक्व नहीं हो पाएगा। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया और उसके पश्चात विभिन्न समितियों का गठन किया गया और विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया कि पंचायती राज को लागू किया जाए और पंचायती राज का सफल क्रियान्वयन किया जाए, लेकिन कुछ कमियों की वजह से नहीं कर पाए। और फिर राजीव गांधी के द्वारा ये सपना देखा गया कि गाँवों का विकास हो, गाँव आत्मनिर्भर हो, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और उनके द्वारा दो जो संविधान संशोधन थे, 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन। जो 64वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज से संबंधित था, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया और राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। उनका सपना अधूरा रह गया। 1991 में उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके द्वारा 73वां और 74वां फिर संविधान संशोधन पेश किए जाते हैं। और 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायतों से संबंधित है, पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, जो पारित हो जाता है। और इसी के साथ ही में हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है। आज हम पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन, उसके क्या मुख्य प्रावधान हैं और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में इसको किस प्रकार से लागू किया गया है। तो साथियों, आज हमारी हेडिंग है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम 1992 का है, पारित बाद में 73 में होता है, 93 में होता है। तो साथियों, इसमें जो एक शब्द है वो पंचायती हैं। क्या है? पंचायती शब्द दिया हुआ है। साथियों, ये लोकसभा में जो पारित होता है उसकी दिनांक है 22 दिसंबर 1992। इसको अधिनियम 1992 का इसलिए कहा जाता है कि 1992 में ये पेश किया गया था। इसके बाद राज्यसभा में आता है और राज्यसभा इसको 23 दिसंबर 1992 को पास कर देती हैं। लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से हो गया और अब ये जाता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति इस पर 20 अप्रैल 1993 को सिग्नेचर करता है। साथियों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ये अधिनियम बन जाता है, लेकिन इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज से संबंधित जो अधिनियम था, मैंने कहा पंचायती शब्द इसमें है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो जाता है। इसलिए इस देश को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस के रूप में साथियों मनाते हैं। इसी के साथ जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, मैंने कहा राजीव गांधी ने जो सपना देखा था वो सपना साकार होता है और पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ देने की, पंचायतों में ग्रामीण विकास को और लोकतंत्र को बढ़ावा देने, सहभागी बनाने के लिए
प्रयास किए जाते हैं साथियों। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसी प्रकार से ये 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो जाने के बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या प्रावधान होते हैं, मुख्य प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, एक नया भाग जोड़ा गया। जो भाग है वो 9 भाग जोड़ा गया इसमें इसके द्वारा, और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। साथियों, इसमें जो विषय थे वो 29 विषय थे, ध्यान रखें। जो 29 विषय थे इसमें जोड़े गए, जो कृषि से संबंधित थे। अब इसमें कृषि का विकास करना हो, संचित करना हो, चाहे इसमें फिर चकबंदी हो, भूमि का विस्तार किया जाना हो, कृषि से संबंधित सभी विषय थे। पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना हो, और फिर उद्योग से संबंधित थे, स्थानीय जो उद्योग होते हैं उससे संबंधित थे। फिर जो संरचनात्मक मतलब विकास करना हो, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हो। मूलभूत जो आवश्यकता होती है, इसमें ग्रामीण आवास को हम ले सकते हैं, इसमें बिजली को ले सकते हैं, इसमें हम परिवहन, स्थानीय परिवहन को ले सकते हैं, पेयजल को ले सकते हैं, जो भी मूल आवश्यकताएं जो होती है उससे संबंधित। और इसी प्रकार शिक्षा से संबंधित इसमें था कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाया दिया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ा दिया जाएगा, उच्च माध्यमिक को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान, CHC बनाई जाएगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर PSC का CHC का गठन किया जाएगा, औषधालय का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित भी थे। इसी प्रकार करके टोटल 29 विषय थे। कुल कितने थे? 29 विषय इसमें थे। अनुसूची मैंने कहा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद जो जोड़े गए वो 16 अनुच्छेद थे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद 16 इसके तहत जोड़े गए, जो 243 से प्रारंभ होते हैं। 243 से प्रारंभ होते हैं और 243 ओ तक चलते हैं। ये क्रमानुसार A से लेकर फिर ऐसे B C D E F करके 243 ओ तक ये चलते हैं। साथियों, 16 अनुच्छेद जोड़े गए, हमेशा याद रखें। इसमें 16 जो अनुच्छेद थे उसके अंदर सारी व्यवस्था बताई गई थी कि किस प्रकार इसका गठन होगा, किस प्रकार से ये समस्त राज्यों में लागू होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम पढ़ेंगे आज शब्द। कभी सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि शब्द कौन सा है, तो शब्द पंचायतें हैं। इसमें क्या है? पंचायतें शब्द हैं। पंचायती राज अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन है। इसका पहला जो अनुच्छेद है वो 243 है। 243 है वो परिभाषाओं की बात करता है, और इसमें जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। ग्राम की परिभाषा अलग दी हुई है, ग्राम सभा की अलग दी हुई है, जिले की क्या परिभाषा होगी, मध्यवर्ती जो होगा उसकी क्या परिभाषा होगी, ये सब परिभाषाएं दी हुई है। किसमें? 243 में। सीधा सीधा सवाल अगर कभी पूछ सके कि 243 से वो किसकी बात करता है, तो परिभाषाओं से संबंधित है। मैंने कहा कि जिला की क्या परिभाषा होगी, ग्राम सभा की क्या परिभाषा होगी, मतलब ग्राम सभा में जो पंजीकृत मतदाता होंगे, वयस्क मताधिकार होंगे, जो वो सब इसके ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। मध्यवर्ती भाग, देखिए साथियों, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि मध्यवर्ती और जो ग्राम है, इसकी परिभाषा में ये दिया हुआ है कि इनका गठन करने के लिए राज्यपाल इसका अनुमोदन करेगा, उसके पश्चात ही होगा। राज्यपाल के अनुदेशन के बाद में ये गठित होते हैं, ये बात ध्यान रखें, ग्राम और मध्यवर्ती। फिर में उसके बाद में जो आर्टिकल हैं 243A, मैंने कहा 16 इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं। टोटल आर्टिकल की संख्या 16 है। हम बात कर रहे हैं 243A की, जो ग्राम सभा की बात करता है साथियों। ग्राम सभा 243A के तहत ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अंदर इसके वह सब लोग वो सदस्य होंगे जो वयस्क मतदाता होंगे, जिनका वयस्क हैं जो, या फिर मतदाता सूची में जिनका नाम है, मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, वो सब लोग इसके सदस्य होंगे। किसके होंगे? ग्राम सभा के होंगे साथियों। फिर इसके ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा। ये बात की जाती है कि अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सरपंच होगा। और सरपंच किसके द्वारा चुना जाता है?
जो मतदाता सूची में वयस्क मताधिकार जिनको हासिल होता है उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरपंच बनाया जाता है और सरपंच इसका अध्यक्ष होता है। इसकी बैठकें जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? बैठकों की अध्यक्षता भी सरपंच ही करता है साथियों। इसके बाद ग्राम सभा में ये बात की गई कि जो भी विकास से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो ग्राम सभा में लाए जाएंगे और ग्राम सभा से पारित करवाई जाएंगे या फिर स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा इसका मूल्यांकन करेगी। योजनाओं का क्या करेंगे? निरीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी। जो भी विकास से संबंधित योजनाएं होती हैं उनका सबका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। फिर साथियों इसमें एक और बात की गई है गणपूर्ति की, कि ग्राम सभा में इतने तो सदस्य होते हैं लेकिन इनकी गणपूर्ति है वो 1/10 रखी गई है। अगर 1/10 सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं तो इसका मतलब सरपंच के पास अधिकार है कि वो उसको क्या कर दे? स्थगित कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। और इसकी नियमित बैठकें सरपंच के द्वारा साथियों बुलाई जाती हैं। इसकी नियमित बैठकें कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। फिर इसके बाद में 243 हम बी की बात करते हैं साथियों कि अनुच्छेद 243 बी क्या कहता है। इसमें इसकी गठन की इसकी बात की गई है कि त्रिस्तरीय संरचना जो होगी उसकी बात करते हैं। पंचायती राज जो अधिनियम है वो कहता है कि सभी की संरचना त्रिस्तरीय होगी और इसमें आप देखिए साथियों 3 जो स्तर हैं वो सबसे पहले ग्राम पर होगा, ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद में खंड स्तर पर मध्यवर्ती या पंचायत समिति जिसको कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, इसको मध्यवर्ती भी कहते हैं मध्यवर्ती। इसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। साथियों हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 243 बी की बात कर रहे हैं कि 243 बी के अंदर कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। ग्राम पर ग्राम पंचायत, खंड पर पंचायत समिति काम करेगी और तीसरी जो बात की गई है वो जिला स्तर पर की गई है जो जिला परिषद होगी। इसमें ही साथियों एक और बात की गई है, अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है अगर किसी राज्य की तो उसमें 2 ही स्तर पर होगी। क्या? 20 लाख से कम जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो उसमें 2 स्तर होंगे, सिर्फ तीसरा स्तर होना ज़रूरी नहीं है। साथियों ये ध्यान रखें कि पहला जो ग्राम पंचायत, दूसरा होगा जिला स्तर होगा, जिला परिषद हो सकता है, मध्यवर्ती स्तर की उसमें आवश्यकता नहीं होती है जिनकी राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। फिर अगली जो बात की जाती है साथियों हम बात करते हैं 243 सी की, जिसके अंदर संरचना दी हुई है। इसमें बताया गया है कि इनके सदस्य कौन कौन होंगे। जो तो पहली ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में सरपंच आएगा, उप सरपंच आएगा और पंच आएंगे। साथियों ध्यान रखें कि ग्राम पंचायत पर सरपंच होता है, फिर उप सरपंच होता है और सारे पंच होते हैं इसमें, लेकिन इसमें पदेन सदस्य बिल कोई भी नहीं होता है। उसके बाद में जो खंड स्तर पर होता है, खंड स्तर पर जो भी विधानसभा के सदस्य हैं वो इसके सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। विधानसभा सदस्य प्लस जितने भी सरपंच है उस पंचायत समिति के सब सरपंच क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य होंगे। प्लस जो निर्वाचित होते हैं वो तो होते ही हैं, निर्वाचित होने के साथ साथ कौन सदस्य होते हैं? ये सदस्य इसके होंगे विधानसभा सदस्य प्लस सरपंच, ये खंड स्तर पर होंगे। और जिला स्तर पर अगर हम बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद में साथियों जितने भी ये पंचायत समिति के प्रधान होंगे वो इसके सब क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे, प्लस विधानसभा के सदस्य प्लस लोकसभा के सदस्य, और कोई राज्यसभा का सदस्य भी उस क्षेत्र से निर्वाचक है तो वो भी इसका क्या होगा? जिला परिषद का साथियों सदस्य होगा। इस प्रकार ये हम बात कर रहे हैं 243 सी की। इसके बाद में हम बात करते हैं 243 डी की बात करते हैं साथियों। 243 डी क्या बात करता है? ये बात करता है आरक्षण की। देखिए साथियों क्या है कि जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया
उसका उद्देश्य यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ाई जाए। क्या किया जाए कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए दूसरा जो इसका टारगेट क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसको लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि ये पाठशाला है लोकतंत्र की, क्या है? स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। यहीं से लोकतंत्र के बारे में लोग सीखते हैं, इसलिए लॉर्ड ब्राइस इसको कहते हैं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। तो साथियों, ये आरक्षण इसलिए दिया गया लोगों को कि जो लोग मतलब विकास की धारा से पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन लोगों को आरक्षण देकर उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें आरक्षण में जो अनुसूचित जाति की बात की गई है और दूसरी अनुसूचित जनजाति, इनको आरक्षण दिया जाएगा पंचायती राज में, पंचायतों में इनको। तो साथियों देखिए, इनको जो आरक्षण दिया जाता है वो अध्यक्ष के पद पर भी दिया जाता है। ये बात ध्यान रखें, कई बार ऐसा सवाल आ सकता है कि अध्यक्ष के पद पर भी इनको क्या होता है, आरक्षण होता है। और दूसरी जो इसमें बात की गई है वो महिलाओं की गई है। साथियों, महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिलाओं को कुल सीटों का 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना? 1/3। अब देखिए, जो SC ST को आरक्षण दिया गया है इसका भी 1/3 महिलाएं होगी। और जो दूसरा सामान्य के पद है, सामान्य जो पद हैं उसमें भी 1/3 किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन साथियों कम से कम 20 राज्य ऐसे हो गए हैं जिन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। लेकिन न्यायालय की वजह से कुछ राज्यों में ऐसा रुका हुआ है, कुछ राज्यों ने प्रावधान कर दिया है। और राजस्थान में भी 50% आरक्षण का प्रावधान अधिनियम के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन उस न्यायालय की वजह से अभी तक प्रवर्तित नहीं हो पाया है। तो साथियों, इस प्रकार हम बात कर रहे थे 243 की, 243D की, और उसके बाद में हम बात करते हैं 243E। 243E की बात करते हैं, जिसमें अवधि की बात की गई है। आरक्षण के बाद क्या आएगा? अवधि आएगा कि ये जो पंचायती राज में पंचायतों का गठन होगा, मध्यवर्ती स्तर पर जिनका गठन होगा, इनकी अवधि कितनी रहेगी? तो साथियों, इसमें जो निश्चित की गई है वो 5 वर्ष तक की गई है। 5 वर्ष तक ये कार्य करेगी। लेकिन अगर माना कि इसका विघटन पहले हो जाता है, तो विघटन अगर हो जाएगा तो ये विधानमंडल की जिम्मेदारी है कि 6 माह के अंदर वापस चुनाव करवाए जाए। साथियों, 6 माह में चुनाव करवाने होंगे। मैंने कहा कि पहले जो स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज लागू हुआ था उसमें यही था कि नियमित चुनाव नहीं हो रहे थे। एक तो वित्त की कमी के कारण वो ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाया। दूसरा जो मुख्य कारण था वो ये था कि उनके नियमित चुनाव नहीं थे। एक बार चुनाव हो गई, 15, 20, 25 साल तक वही का वही सरपंच रहता था, तो लोगों में न तो कोई लोकतंत्र के प्रति जागरूकता थी, न चुनाव के प्रति जागरूकता थी, और न ही उनको वित्त ज़्यादा मिलता था। वित्त की संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण क्या होता था, उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाया। साथियों, तो इसने जो बात की, उसने ये कहा कि इसमें हम अगर 243E की बात करें तो इसमें अवधि की बात की गई कि हर 5 वर्ष के बाद में नियमित रूप से चुनाव होंगे। और माना कि अगर कोई विघटित हो जाती है ग्राम पंचायत किसी कारणवश से, तो 6 माह के अंदर हर हाल में चुनाव करवाने होंगे। पहली बात ये कही गई है कि 6 माह में। अब अगर साथियों देखिए कि अगर 4.5 महीने साल का उसने कार्यकाल पूरा कर दिया है, 6 वर्ष और 4 वर्ष और 6 माह का माना कि, तो अब कार्यकाल कितना बचा था? 4 माह। तो ऐसी स्थिति में क्या वापस चुनाव होंगे? नहीं होंगे। इसमें एक प्रावधान है कि अगर 6 माह शेष रहे हैं किसी मतलब स्तर पर, किसी भी स्तर पर 6 माह अगर शेष हैं तो चुनाव नहीं होंगे। साथियों, फिर अगली बार जिन सभी ग्राम पंचायतों के या पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव होंगे, उनके साथ ही उनके चुनाव करवाए जाएंगे। 6 माह के लिए इसका गठन वापस नहीं किया जाएगा। अब इसमें ही एक दूसरी बात आती है कि कोई ग्राम पंचायत की बात करें अपन, कोई ग्राम पंचायत 3 वर्ष तक माना की रहती है, 3 माह के बाद उसका विघटन हो जाता है, तो प्रावधान है कि 6 माह के अंदर उसका वापस क्या करवाना पड़ेगा?
यहीं हम अगर देखें कि 6 माह के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा, 6 माह में चुनाव करवा दिया, तो अब वो ग्राम पंचायत 5 वर्ष के लिए गठित होगी या फिर बचे हुए शेष अवधि के लिए होगी। तो साथियों 243 जो ई है वो ये कहता है कि उसका गठन जो बची हुई अवधि है उसके लिए किया जाएगा, ना कि ऐसा नहीं है कि उसका गठन वापस 5 वर्ष के लिए हो, नहीं, बचे हुए शेष अवधि के लिए, शेष कार्यकाल जो होता है उसके लिए उसका गठन किया जाएगा। और शेष अवधि के पश्चात वापिस सभी के होंगे तो एक साथ सभी के क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। साथियों ये 243 ई में बात कही गई है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 243 एफ जो निर्हरताओं की बात करता है। निर्हरता का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। साथियों इसमें कहा गया है कि वो किस प्रकार से डिस्क्वालिफाइड होगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है उसकी देखिए। तो पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा सदस्य या विधानमंडल का सदस्य हम करें या विधानसभा का करें, इसका विधानसभा में, विधानमंडल में 2, विधान परिषद और विधानसभा। अब अगर विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है, ये विधानसभा बनने के अयोग्य व्यक्ति हैं, तो ये पंचायती राज में किसी भी स्तर पर सदस्य नहीं बन सकता है। ना ग्राम पंचायत में बन सकता है, ना पंचायत समिति बन सकता है, ना जिला परिषद में बन सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर वो व्यक्ति विधानसभा सदस्य के बनने के योग्य नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि आयु से संबंधित मामला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आयु से संबंधित मामला है तो इस आधार पर उसको अयोग्य हम नहीं ठहरा सकते हैं। कहने का मतलब है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो निर्धारित आयु की गई है वो 25 वर्ष की गई है, और ग्राम पंचायत के लिए जो की गई है वो आयु 21 वर्ष की गई है। तो किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं हम कि उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष नहीं है। पंचायतों के लिए जो आयु का निर्धारण किया गया है साथियों वो 21 वर्ष ही किया गया है, और उसको 21 वर्ष ही प्राप्त करने होने के बाद में वो किसी भी माध्यम पर चुनाव लड़ सकता है। साथियों इस प्रकार और भी कुछ निर्भरताएं जो विधानसभा सदस्य के लिए होती हैं वो सदस्य यहाँ होती हैं। एक व्यक्ति एक साथ 2 सीटों पर चुनाव नहीं जीत कर आ सकता है, ये बात भी हमेशा ध्यान में रखनी है साथियों। ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। साथियों इसके बाद में हम पढ़ते हैं निर्भरताएं, हमने पढ़ ली हैं 243 ऐप में हमने निर्भरताएं पढ़ी हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शक्तियां। 243 जी में एफ के बाद में जी, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या शक्तियां हैं इनके पास में। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 243 जी इनको शक्तियां प्रदान करता है कि कुछ मतलब ऐसे कर दिए हुए हैं जो कर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर लगा सकती हैं। कोई शुल्कों की बात की गई है, और जो 29 विषय में हमने बात की, इन 29 विषयों से संबंधित स्थानीय क्षेत्र में वो काम कर सकती हैं, जो कृषि से, पशुपालन से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से संबंधित शक्तियाँ हैं। ये 29 विषय भी दिए गए हैं। साथ में इनको मैंने कहा कि वित्त की अनुपलब्धता न हो, इसलिए इनको क्या है कि वित्तीय कुछ सामान्य वित्तीय कर लगा सकते हैं। वो स्थानीय स्तर पर वित्तीय कर लगाना स्थानीय स्तर पर लगा सकते हैं। कौन है? स्थानीय निकाय लगाएगा। कौन लगाएगा? स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय कुछ कर हैं जो लगा सकते हैं, जो विधानमंडल तय करेगा। अब इसमें स्पष्ट बात हो गई कि वित्तीय अनुकूलता के लिए कर लगाई जाएगी, स्थानीय स्तर पर होगा, स्थानीय निकाय लगाएगा, लेकिन विधानमंडल उसको स्वीकृति देता है। विधानमंडल अगर ऐसा तय करता है कि इस मामले में ये कर सकता है तो इसको पावर कौन देता है? विधानमंडल देता है। साथियों ये बात हम अनुच्छेद 243 जी के तहत बात कर रहे हैं कि 29 विषयों से संबंधित कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं। इसमें विकास से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन होता है। विकास योजनाएं, उनका क्रियान्वयन करना, और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। ये तो काम होते ही हैं। इसके साथ साथ में वित्तीय अनुकूलता न हो इसलिए स्थानीय स्तर पर कोई पथ कर, छोटे छोटे कर लगाए जाते हैं जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसकी स्वीकृति विधानमंडल देता है। साथियों ये तो बात हो गई शक्तियाँ और एच
के अंदर कर की बात हो गई 243। जो एच है वो कर की बात करता है साथियों, ये इनका कर की शक्ति हो गई। और ये शक्तियाँ जो होती हैं वो 29 विषयों से संबंधित हमने बात की कि ये 29 विषयों से संबंधित जी है, तो जी है वो शक्तियों की बात करता है, और एच जो है उनको कर से संबंधित बात करता है साथियों। स्पष्ट हो गया कि ये 243 जी और एच हैं वो किससे संबंधित हैं साथियों, वो इनके मतलब शक्तियाँ और करों से संबंधित हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आई, 243 आई, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो राज्य वित्त आयोग की बात करता है साथियों। सीधा सीधा कई बार सवाल साथियों पूछा जा सकता है कि राज्य जो वित्त आयोग होता है उसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि 243 जो आई है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है कि राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। साथियों ये वित्त आयोग क्या काम करेगा, तो ये पहली बात तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने से संबंधित है। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, उपलब्ध हेतु सुझाव देना। क्या देता है ये, उपलब्ध हेतु सुझाव देता है। ये सुझाव राज्य सरकार को देता है साथियों। किसको देता है, राज्य सरकार को। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में साथियों ध्यान रखें, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग गठन करेगा। जो वित्तीय आयोग उसका मुख्य जो काम होता है वो ये होता है कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन जो होते हैं उपलब्ध करवाने के सुझाव देता है साथियों। ये संचित निधि से हो सकते हैं, किसी प्रकार के सामान्य कर हो सकते हैं। कि संचित निधि से कितनी राशि पंचायतों को देनी है इसकी ये सिफारिश करता है, और सिफारिश जो होती है वो राज्यपाल को दी जाती है। राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखवाने का काम करता है साथियों। ये राज्य वित्त आयोग में इसका प्रावधान 243 में है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, वित्त की कमी नहीं आए। मैंने बताया कि वित्त की कमी की वजह से ही पहले पंचायती राज जो था उसका विकास इसलिए ही नहीं हो पाया कि इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मैंने कहा वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो, सामान्य पथ कर शुल्क, कोई ऐसे शुल्क भी लगा सकते हैं, उसका अधिकार भी हो सकता है, या भी संचित निधि से कितना व्यय किया जाना है इसके बारे में राज्य सरकार को भी दे सकते हैं। अब उसके बाद में 243 जी हम बात करते हैं अनुच्छेद। मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं 16 जो अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 ओ तक। इनमें पंचायती राज से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित जो प्रावधान दिए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जे में बात जो की जाती है वो लेखा की बात की जाती है, लेखा सह परीक्षा। साथियों लेखा सह परीक्षा की बात की जाती है। लेखा सह परीक्षा में क्या होता है कि साथियों राज्य विधान मंडल के द्वारा राज्य विधान मंडल, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार जो होती है उसके द्वारा ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि जिसके माध्यम से पंचायत द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, पंचायत के किसी भी स्तर के जो विकास से संबंधित काम करवाए गए हैं उनकी सह परीक्षा कर सके, उनका लेखा ले सके, उनका लेखा सह परीक्षा कर सकते। इसका प्रावधान जो किया गया है 243 जी के अंदर किया गया है साथियों। इसके बाद में हम पढ़ते हैं 243 के। हम बात कर रहे हैं कि पहले अगर पंचायती राज व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं चली तो उसका मुख्य कारण ये था कि नियमित चुनाव नहीं थे। क्या नहीं था, नियमित चुनाव नहीं थे। अगर नियमित चुनाव नहीं होंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए 243 के में एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। राज्य निर्वाचन आयोग,
सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो 243 के अंदर ये बात की गई थी साथियों। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा, इनके जो मतलब मुख्य जो है इसका और सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा साथियों, राज्यपाल करेगा। इनकी जो अवधि है वो 5 वर्ष तक रह सकते हैं, कार्यकाल अधिकतम, या 65 वर्ष तक ये अपना कार्य करते हैं साथियों। ये जब इतना काम करते हैं, राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं, तो क्या राज्यपाल के पास में इनको हटाने की शक्ति है? नहीं है। राज्यपाल इनको पद से हटाना इनके हाथ में नहीं होता है। ये उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं जिस प्रकार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संसद अगर अनुमोदन करे उसका, और उसके पश्चात अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं ये राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है इसके क्या कार्य होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो निष्पक्ष चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव, मतदाता सूचियां बनाना, साथियों जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है ये सिर्फ पंचायती राज से संबंधित और स्थानीय स्वशासन से संबंधित चुनाव करवाता है साथियों। अगर बात करें विधानसभा के सदस्यों की, राज्य में विधानसभा सदस्यों का चुनाव अपना मुख्य निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार का है उसके द्वारा करवाए जाते हैं, न कि राज्य निर्वाचन आयोग के। कई बार ऐसे सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। इसका जो काम है राज्य निर्वाचन, ये सिर्फ पंचायतें और स्थानीय पंचायतें और 73वें संविधान संशोधन में जिनका है, और 74वें में जो है उसमें स्थानीय स्वशासन है, शहरों में जो है उसको नगर पालिका ही कहते हैं, नगर पालिका शब्द रखा गया है, इनके चुनाव करवाने के लिए ये गठित किया जाता है साथियों। मैंने कहा राज्यपाल के द्वारा होता है नियमित चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, मतदाता सूचियाँ जारी करना, ये सब कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। और अधिकतम अवधि 5 वर्ष 65 वर्ष तक ये कार्य करते हैं और ये नियमित रूप से चुनाव करवाते हैं। हमने पढ़ा कि इससे पहले कि अगर कोई ग्राम पंचायत का, कोई पंचायत समिति का या जिला परिषद का किसी का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। कितने? 6 माह में करवाने होते हैं, लेकिन शेष अवधि अगर 6 माह तक बचती हैं तो उसके लिए चुनाव नहीं करवाई जाएंगी, उनके चुनाव वापिस साथ में साथियों करवाई जाएंगी। इसी प्रकार से हमने पढ़ा 243 के। उसके बाद में हम पढ़ते हैं के एल है जो 243, इसमें हालांकि संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे नहीं होंगे, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। अगर राष्ट्रपति कोई अगर चाहे किसी अधिनियम के माध्यम से इनमें ये लागू कर सकता है। ये राज्यों से संबंधित नहीं, संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अगर लागू करने की बात है तो ये किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 200 एम में यह क्या कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां ये लागू नहीं होता है, जहां लागू नहीं। तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इन 3 राज्यों में, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ये अधिनियम लागू नहीं होगा, जो बात करता है 243 एम। साथियों जनजातीय क्षेत्रों की जहाँ पर बहुलता है उन राज्यों में इसको लागू करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी जगह हैं, जैसे मणिपुर है, मणिपुर में कोई विशेष क्षेत्र में इसको लागू नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें दार्जिलिंग क्षेत्र की तो इसको वहाँ पर भी नहीं लागू कर सकते हैं। दार्जिलिंग में जहाँ गोरखालैंड वगैरह है वहाँ पर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये समय जो प्रावधान किए गए हैं 243 एम के अंदर साथियों किए गए हैं। और उसके बाद में एन है 243 एन। एन बात करता है कि पंचायत कब तक बनी रहेगी, उसकी बात की जाती है, पंचायत का बना रहना। एम हो गया, एन हो गया और लास्ट ओ है। ओ के अंदर ये बात रखी गई है
243O कि न्यायालय में इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न्यायालय में परिवर्तित नहीं, न्यायालय में नहीं ले जा सकते इसको। अगर कोई पंचायती राज से संबंधित किसी प्रकार का अगर विवाद होता है साथियों, तो हम इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं करेंगे, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे पाएंगे, न्यायालय इस क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, जबकि ये जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके द्वारा इस पर निर्णय साथियों किया जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि न्यायालय में इसके केस नहीं परिवर्तित किए जाते हैं। जो 243O जो बात करता है वो ये बात करता है कि विधानमंडल के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैंने बताया कि एक समिति जिसने ये सिफारिश की थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, कि इसके द्वारा एक अधिकरण बनाया जाएगा और वो अधिकरण जो होगा वो पंचायत से संबंधित समस्या और समाधानों के लिए प्रयास कौन करेगा, लक्ष्मीमल सिंघवी ने बताया था। वो एक अधिकरण बनाया जाएगा और एक विधानमंडल को ये अधिकरण बनाकर शक्तियाँ सौंपी गई है कि इनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या कोई होती है तो उसके समाधान इसके किया जाएगा, जबकि न्यायालय में इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ये तो साथियों था हमारा पंचायती राज अधिनियम था। और अब हम पढ़ेंगे कि ये पंचायती राज जो अधिनियम है ये राजस्थान में किस प्रकार लागू किया गया। राजस्थान में किस प्रकार की संरचना है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसके विशेष संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में त्रिस्तरीय है ढांचा, किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर हम बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यवर्ती जो है, इसका मध्यवर्ती या इसको हम कह सकते हैं खंड स्तर पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत समिति। साथियों तीसरा जो है वो है जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद। साथी थोड़ा इस और लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पर, जो पहला मतलब स्तर है ग्राम पंचायत होती है। दूसरी बात हम करते हैं कि सेकेंड स्तर पर खंड में होता है, खंड में पंचायत समिति होती है। और जिला पर जिला परिषद। तीन स्तर हो गई। साथियों आप सभी को विदित होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिशें दी थी और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ से प्रारंभ किया गया था पूरे देश में। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लागू किए गए अधिनियम वो राजस्थान में सर्वप्रथम नहीं हुए थे, ये मध्य प्रदेश में होते हैं। लेकिन राजस्थान में भी इसकी अलग अलग संरचना बनाई जाती है। और हमने बोला कि संस्था के जो नाम है वो इस प्रकार होते हैं। संस्था का नाम, जो पहली बात, संस्था के नाम में अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर पर कौन होगी? ग्राम पंचायत होगी। और खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। और जिला स्तर पर जो होगी वो जिला परिषद होगी। हम पंचायती राज को पढ़ रहे हैं, पंचायतों को पढ़ रहे हैं, पहली बार ये होता है। उसके बाद में बात आती है क्षेत्राधिकार की। क्षेत्राधिकार इनका क्या होगा? तो ग्राम पंचायत में जितने भी राजस्व गांव हैं वो इसका क्षेत्राधिकार होगा, राजस्व गांव। और उसके बाद में पंचायत समिति में जितने भी गांव आते हैं वो सब, पंचायत समिति में जितने भी राजस्व गांव आते हैं वो सब इसमें आएंगे। राजस्व गांव जिसको हम ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, कि जितनी भी ग्राम पंचायत होगी इसके अंदर आएगी। और इसका जो होगा एरिया वो जिला स्तर का होगा। जिले में जितनी भी पंचायत समितियां हैं वो सब क्या होगी? जितनी भी पंचायत समिति होगी वो क्या होगी? इसके अंदर
समाविष्ट होगी। इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं गठन की, कि इसका गठन किस प्रकार होगा, इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें देखिए सरपंच आएगा ग्राम पंचायत में सदस्य, उप सरपंच आएगा और वार्ड पंच आएंगी। साथियों ये इनकी ग्राम पंचायतों की परिभाषाएं मैंने कहा कि 243 अनुच्छेद के अंदर दी गई है कि ग्राम पंचायत में क्या क्या आएगा। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच आएंगे, समस्त जो राजस्व गांव हैं वो सब इसके होंगे। उसके बाद में पंचायत समिति की जो परिभाषा दी गई है मध्यवर्ती जो मतलब है खंड स्तर पर है, इसके अंदर मैंने बताया कि जो भी जितने भी ग्राम पंचायतें हैं सब इसके अंदर इसका हिस्सा होगी, और ग्राम पंचायतों के अंदर जितने भी राजस्व गांव आएंगे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगे। और मैंने कहा कि मध्यवर्ती जब भाग और ये भाग होते हैं ये राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही इनको बनाए जाते हैं। और तीसरे स्तर में इसमें जो सदस्य होंगे, ध्यान रखें साथियों, इसमें एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा, और जितने भी सरपंच होंगे इसके सदस्य होंगे साथियों। इस पंचायत समिति के अंदर जितने भी सरपंच होंगे वो किसके सदस्य होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे साथियों। और फिर जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य जो क्षेत्र से संबंधित हैं वो सब पंचायत समिति के साथियों सदस्य होंगे, ये बात ध्यान रखें। और जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्र मैंने कहा ये होगा कि जितनी भी पंचायत समितियां हैं जिले की वो सब उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्राधिकार हो जाएगा। और अगर मैं गठन की बात करूं तो सब प्रधान इसके सदस्य होंगे। इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं साथियों, एक तो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होने का मतलब होता है जिला प्रमुख जो निर्वाचित हैं, उप जिला प्रमुख हैं, और जो उसके सदस्य हैं। ये तीन तो हो ही गए। इसमें पंचायत समिति में अगर देखेंगे तो इसके सदस्य भी इसमें आएंगे गठन में। पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान और सरपंच और विधानसभा सदस्य। अगर जिले स्तर पर बात करूंगा तो मैं जिला परिषद के पहली बात सदस्य, जिला जो निर्वाचित दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं, अगर निर्वाचित में बात करूं तो सदस्य आएंगे पहले, सदस्य के बाद में जिला प्रमुख, जिला प्रमुख के बाद में उप जिला प्रमुख। अब ये तीन हो गए, एक तो जिला प्रमुख हो गए, दूसरे उप जिला प्रमुख हो गए, और तीसरे जो इसके सदस्य हैं जिला परिषद के निर्वाचित। फिर कुछ पदेन सदस्य होते हैं साथियों। पदेन सदस्य हमने बात की कि पंचायत समिति में जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, सरपंच और विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसमें उसी प्रकार एक तो होंगे प्रधान, दूसरे लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। साथियों ध्यान रखें कि सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, दूसरे होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य होते हैं कि वो स्वतः उसके सदस्य होंगे, और पदेन सदस्य में ग्राम पंचायत पर कोई नहीं होता है पदेन सदस्य, और पंचायत समिति के स्तर पर सरपंच होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं। और जिला स्तर पर जो होते हैं उसमें साथियों के जिले स्तर के जो भी जो प्रधान होंगे वो सब इसके सदस्य होंगे, और प्रधानों के बाद में लोकसभा के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे, और विधानसभा के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। साथियों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य होते हैं और दूसरे जो पदेन सदस्य होते हैं। साथियों अगली बात करते हैं हम इसकी योग्यताओं की। साथियों ये योग्यताएं इनकी क्या निर्धारित की गई हैं, किस प्रकार से, हालांकि हम पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि इनकी योग्यताएं पहले आर्टिकल में हमने 243 में के पढ़े थे, लेकिन इनकी जो मुख्य योग्यताएं होती हैं वो होती है 21 वर्ष की आयु। बाकी वही सेम रहती हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लायक होती है। मैंने कहा कि अगर हमने डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ा था कि विधानसभा का सदस्य बनने के वो योग्य नहीं है तो वो ग्राम किसी भी स्तर पर पंचायती राज का सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक आयु की बात करें तो 21 वर्ष की आयु इसमें भी चाहिए, 21 वर्ष आयु इसमें भी चाहिए, और तीनों स्तरों पर सेम आयु है 21 वर्ष। चाहे जिला प्रमुख बनने के लिए हो, चाहे प्रधान बनने के लिए हो, चाहे सरपंच बनने के लिए हो, चाहे वार्ड पंच बनने के लिए हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए, जो आयु रखी गई है वो निर्धारित कर कितनी की गई है,
सेम इतनी की गई है, 21 वर्ष रखी गई है। इसके बाद में योग्यता की बात हो गई। सदस्य संख्या, इसमें 5 सदस्य रखी गई है और इसमें 15 सदस्य संख्या रखी गई है और इसमें 17 सदस्य संख्या रखी गई है साथियों। और इस प्रकार मतलब 5 सदस्य न्यूनतम होंगे, 15 सदस्य न्यूनतम होंगे, इसमें 17 सदस्य न्यूनतम तो होने ही चाहिए। साथ में ये बात रखी गई है कि यहाँ पर अगर सदस्य संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो प्रति 15,000 पर 2 सदस्य होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 10,000 से अगर ज़्यादा हैं, 10,000 से ज़्यादा होने पर प्रत्येक 2,000 पर क्या होगा, 2 सदस्य होंगे एक्स्ट्रा। 1 लाख सदस्य माना कि इससे ज़्यादा हो गए हैं तो प्रत्येक 15,000 पर क्या होगा, 2 सदस्य और एक्स्ट्रा होंगे निर्वाचित। यहाँ पर न्यूनतम 17 रखे गए हैं। अगर सदस्य की संख्या अगर बात करें 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर प्रत्येक 1 लाख पर 2 सदस्य होंगे साथियों। ये न्यूनतम सदस्य संख्या है। फिर अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो 2 सदस्य 1 लाख पर, एक 15,000 पर, एक 2,000 पर, इस प्रकार से अलग अलग रखे गए हैं साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी अवधि क्या होती है। देखिए जो अवधि इनकी होती है उसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी अवधि 5 वर्ष तय की गई है। 5 वर्ष के लिए ये होगी, 5 वर्ष के लिए ये होगी और 5 वर्ष के लिए ये होगी। लेकिन इस बीच में अगर ये विघटित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव वापस करवाने पड़ेंगे। उसमें एक ही बात है कि अगर 6 माह तक इनका रहा है तो 6 माह हेतु चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, वापस साथ में होंगे। अगर पहले चुनाव हो जाते हैं तो शेष रही अवधि के लिए ही उनको चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर वो 5 वर्ष तक नियमित रूप से रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम साथियों त्याग पत्र की। क्या होता है कि वो त्याग पत्र अपना किसको सौंपता है। हम बात कर रहे हैं कि सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। पहले अभी तक हम सदस्यों की ही बात करते हैं। ग्राम स्तर पर वार्ड पंच कहते हैं हम। वार्ड पंच जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र विकास अधिकारी को सौंपेंगे साथियों। किसको? विकास अधिकारी को। और यहाँ पर जो सदस्य होंगे वो प्रधान को सौंपेंगे और यहाँ पर जो होंगे वो जिला प्रमुख को सौंपेंगे अपना त्याग पत्र। साथियों ये इनका त्याग पत्र है सदस्यों का कि अगर सदस्य जिला जो ग्राम पंचायत पर है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, और फिर अगर पंचायत समिति में तो किसको देंगे, और जिला परिषद में है तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे अध्यक्ष की कि इन स्तरों पर अध्यक्ष कौन कौन होते हैं। तो साथियों देखिए ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको सरपंच कहते हैं और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है साथियों, प्रत्यक्ष रूप से। और कहाँ से होता है? ग्राम पंचायत। हमने बात की कि ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा होगी उसमें जितने भी मतदाता होंगे वो मतदाता मिलकर प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनेंगे? एक सरपंच को चुनेंगे। तो सरपंच के चुनाव क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष इसका होता है, इस अध्यक्ष को कहते भी सरपंच शब्द हैं साथियों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पंचायत समिति पर कौन होता है। तो पंचायत समिति पर जो प्रधान होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रधान। लेकिन साथियों यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि प्रधान जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। प्रधान क्या होता है कि पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं, हमने बात की कि न्यूनतम 15 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद में 1 लाख पर 1 लाख की जनसंख्या हो जाने पर 15,000 पर 2 सदस्य अतिरिक्त होंगे। ये सभी सदस्य मिलकर अपने में से, ये सदस्य मिलकर जो होते हैं वो अपने में से एक प्रधान बनाते हैं साथियों। बात समझ में आ गई कि माना कि अगर 15 सदस्य हैं कोई और 15 में से एक व्यक्ति के पक्ष में अगर 8 हो जाए तो 8 एक साइड हो गई है, तो इसका मिलकर वो क्या बना देंगे? अपना एक प्रधान बना देंगे, जिसको पंचायत समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं साथियों।
इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब हम बात करते हैं कि जिला स्तर पर जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको जिला प्रमुख कहते हैं साथियों। जिला प्रमुख भी अप्रत्यक्ष रूप से साथियों चुना जाता है जिला परिषद के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? जिला परिषद के सदस्य। जिला परिषद के जो सदस्य होंगे साथियों, ये सब अपने में से एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? जिला प्रमुख बनाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, मैंने कहा जिला प्रमुख का, क्योंकि जिला परिषद सदस्यों के अंदर चुना जाता है। और ये जो जिला परिषद का सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? जिला प्रमुख को बनाते हैं। ये जिला प्रमुख जो क्या होता है? जिला परिषद पर इसका साथियों अध्यक्ष होता है। तो हमने बात कर दी कि तीनों स्तर पर किस प्रकार अध्यक्ष होते हैं, किस प्रकार इनके चुनाव होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये त्याग पत्र किसको देते हैं। जो सरपंच होता है वो विकास अधिकारी को देता है, और जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को देता है। और जो जिले स्तर पर होता है वो संभागीय आयुक्त को देता है। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है साथियों? संभागीय आयुक्त को। बात समझ में आ गई कि पंचायत समिति पर जिला प्रमुख को सौंपेगा, किसको? जिला प्रमुख को देगा। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? संभागीय आयुक्त को साथियों सौंपता है। इसी प्रकार ये त्याग पत्र की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे उपाध्यक्ष की। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की बात हो गई कि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, ये सब इसके क्या होते हैं साथियों? अध्यक्ष होते हैं। अब इनका उपाध्यक्ष कौन कौन होगा? यहां पर उपाध्यक्ष उप सरपंच होगा। उप सरपंच होगा। और यहाँ पर उप प्रधान होगा। और यहाँ पर उप प्रमुख होगा, जिला उप प्रमुख। साथियों अगर हम बात करें कि ये त्याग पत्र अपना किसको देते हैं, तो ये सरपंच को अपना त्याग पत्र देंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये प्रधान को देगा। और इसकी बात करेंगे तो जिला प्रमुख को देगा साथियों। अब अगर हम बात करें कि इन उप सरपंच को किस प्रकार चुना जाता है, उप प्रधान को किस प्रकार चुना जाता है, और उप प्रमुख, जिला उप प्रमुख को किस प्रकार साथियों चुना जाता है, तो देखिए साथियों, ग्राम पंचायत पर जो उप सरपंच होता है उसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसको चुना जाता है तो चुनता कौन है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो वार्ड पंच होते हैं साथियों, इसमें जो वार्ड पंच होते हैं, वार्ड पंच मिलकर अपने में से एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाते हैं साथियों। तो बात आती है क्या सरपंच भी वोट दे सकता है? बिल्कुल साथियों, सरपंच को भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। वो भी एक वोट अपना यहाँ से दे सकता है। और वार्ड पंच मिलकर अपने में से एक उप सरपंच बनाएंगे। और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो सदस्य मिलकर अपने में से एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? उप प्रधान बनाएंगे। उसी प्रकार जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो मिलकर क्या करेंगे? जिला परिषद के सदस्य मिलकर अपने में से एक उप प्रमुख बनाएंगे, जिसको जिला उप प्रमुख कहा जाता है और जिले का उपाध्यक्ष कहा जाता है। जिला परिषद का उपाध्यक्ष होता है साथियों। इसी प्रकार से ये उपाध्यक्ष का था कि जिस प्रकार अध्यक्ष, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार तीनों स्तरों पर उप सरपंच, उप प्रमुख और उप प्रधान और उप जिला प्रमुख होते हैं। इनके चुनाव की बात हो गई, इनके त्याग पत्र की बात हो गई। अब साथियों हम बात करेंगे कि इन स्तर पर बैठकें कब होती हैं। साथियों इसकी जो बैठक है वो 15 दिन में होनी चाहिए एक बार, 1 महीने में होनी चाहिए इसकी बैठक, और इसकी जो बैठक है वो 3 माह में एक बार होनी चाहिए साथियों।
ये इसकी बैठकें क्या हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक हर 15 दिन के अंदर होनी चाहिए और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है और इस बैठक के अंदर ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं पर अमल की जाती हैं कि आगे आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे विकास की योजनाएं चलाई जाएगी। और दूसरी जो बात होती है उसमें वो ये होती है कि किस प्रकार जो विकास की योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जाता है। और 1 माह के अंदर पंचायत समिति को होती है, 3 माह के अंदर जिला स्तर पर जिला परिषद की एक बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि सरकारी अधिकारी यहाँ पर कौन कौन होते हैं। हम बात कर रहे थे अभी इतनी प्रतिनिधियों की, अब बात करें सरकारी अधिकारी कौन होता है यहाँ पर। तो देखिए, जो इस स्तर पर सरकारी अधिकारी होगा ग्राम पंचायत पर, वो ग्राम विकास अधिकारी होगा। ग्राम विकास अधिकारी। और पंचायत समिति के स्तर पर जो होता है वो होता है विकास अधिकारी, बीडीओ कहते हैं जिसको हम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला स्तर पर जो होता है वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। साथियों, हमने पढ़ा कि 3 स्तर पर 3 अधिकारी सरकार के होते हैं। तीनों स्तरों पर अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम सेवक होता है जिसको हम कहते हैं, और उसका नाम बदलकर अभी ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। और अगर साथियों हम बात करें दूसरे स्तर पर तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ जिसको हम कहते हैं। और तीसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ होता है जिसको हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। साथियों, इस प्रकार हम पढ़ रहे थे कि 73वां जो संविधान संशोधन है, पहली बात तो उसके क्या विषय थे, तो हमने 29 विषयों की बात की। हमने कहा कृषि से संबंधित भी विषय हैं, और फिर पशुपालन से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित देख लें, शिक्षा से संबंधित देख लें, स्वास्थ्य से संबंधित देख लें, आधारभूत अगर सुविधाओं की बात करें तो उससे संबंधित लेके कुल मिलाकर जो स्थानीय स्तर पर हमें 29 विषय प्राप्त होते हैं। और अब 29 विषय तो हो गई और भाग 9 हो गया, अनुसूची हो गई 11वीं, और 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए। साथियों, 16 अनुच्छेद में हमने सभी आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा कि 243 से लेकर 243 जो लास्ट ओ तक है उसके अंदर क्या क्या बात की गई है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि 73वां जो संविधान संशोधन है उसको राजस्थान में किस प्रकार लागू किया गया, तीनों स्तरों पर कौन कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, किस प्रकार साथियों चुने जाते हैं, ये सब ध्यान से पढ़ा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शहरी जो निकाय हैं, नगर पालिकाएँ हैं जिसको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं, और वो भी शहरी जो स्थानीय स्वशासन है वो भी 3 स्तरों में भागों में बांटा गया है। और उससे संबंधित जो संविधान का संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।